चलिए तो आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर के स्ट्रेंथ का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। आज पिछले बार हम लोग समझ ही चुके थे कि संख्या क्या होते हैं और संख्या दो प्रकार के होते थे, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कहते थे। फिर हम लोग समझे कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर हम लोग यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में बात किए, तो ये भी हमारे दो तीन प्रकार के हो गए थे। ये सभी चार चीजों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है और हम लोग पूर्णांक भी पढ़ लिए थे, जिसमें कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये सभी चीजों का चर्चा कर चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे धनात्मक पूर्णांक के प्रकार। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक के प्रकार। धनात्मक पूर्णांक, देखिए धनात्मक पूर्णांक किसको कहा जाता था, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता था जिसमें जैसे संख्या है +3 +2 +4 +5 प्लस ऐसे लिखा आता नहीं है, यानी 3 2 1 ऐसे जाता था। ये ऐसे लिख दो 1 2 3 4 ऐसे आगे की जो भी बढ़ते जाता है वो सब क्या कहा जाता है, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। बातों को समझिएगा बोर्ड पर अच्छे से। ठीक है, तो धनात्मक कहा जाता है यानी पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। ठीक है सर, अब हम लोग को यहाँ है कि सर धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो इसी को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं इसमें होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। देखिए एक से ये करके आगे जितनी भी संख्याएं आती है इंफिनिटी तक, सभी के सभी को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। जीरो से, सॉरी एक यहाँ पर मिस्टेक कर दी है ना, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं आती है सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी देखो पूर्ण संख्या क्या चीज से मिला होता है बाबू, तो पूर्ण संख्या दो चीजों से मिलकर बनता है, शून्य पूर्णांक प्लस धनात्मक पूर्णांक। शून्य पूर्णांक प्लस धनात्मक पूर्णांक दोनों मिलकर बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर ये मिलकर बनता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, यानी जिसको हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो जीरो से लेकर अनंत तक जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग का आता है कि सर एक नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है, नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। देखिए वैसी संख्या जो एक से लेकर के 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जाता है, यानी एक से लेकर के जीरो को छोड़कर एक से लेकर के जो इंफिनिटी तक जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, धनात्मक, यानी इसको एक चीज और लिखा जा सकता है धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है जो एक से लेकर के कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। देखिए जब हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ते हैं तो इसमें संख्या का पूरा नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। यदि संख्या का आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे का आपका स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा। फिर हम यहाँ पर बात करें तो एक समस्या, एक दो चीजें और आते हैं हम लोग को, इवन नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सम संख्या, और एक होता है ऑड नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, इवन नंबर वैसा नंबर को कहा जाता है द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, यानी वैसा नंबर जो दो से विभाज्य हो, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यानी वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो,
जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। दूसरा कहता है बाबू ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? वैसा नंबर जो 2 से विभाजित न हो, वैसा नंबर। देखो सम संख्या का एग्जांपल क्या लिखोगे? जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, ये सब हो गए। फिर हम बात करें ऑड नंबर सर। ऑड नंबर किसको कहते हैं? वैसे तो 2 से विभाजित सर -4 हो सकता है क्या? हाँ, बट एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, -4 भी इवन नंबर ही है, बट वो निगेटिव इवन नंबर हो जाता है, मतलब ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, द नंबर which is divisible by divisible by 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द नंबर which is लिखा गया था बाबू, यहाँ पर इसको कर लीजिएगा which does not divisible by 2, यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, जो 2 से विभाज्य नहीं हो। ठीक है, जैसे में आपका कॉमन से संख्या आ गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब संख्या है। ये सभी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसी हम लोग इसको कहते हैं ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। ठीक है, बातें आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। विषम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या। क्या? नेगेटिव ऑड नंबर। हाँ देखो निगेटिव हो जाता है, बट हम एक चीज आप लोगों को बताते हैं कि अभी, हाँ चलो ठीक है, निगेटिव ऑड नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी संख्या समझ में आपको आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? यानी सर ये नंबर सिस्टम जितने भी है हम लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, फिर ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। एक चीज और आप लोगों को समझाना है कि सर प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर यानी इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, बोर्ड पर देखो, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसके केवल 2 ही गुणक हो। देखिए 2 ही गुणक नहीं, जिसके केवल 2 ही, वैसा एक और उसका खोजना ही सारा वैसा संख्या, हाँ वैसा संख्या जिसके, वैसा संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड, केवल 2 ही गुणनखंड। ठीक है, यानी the number which has only 2 factors, number which has only 2 factors is called हाँ प्राइम नंबर। सर एक और खुद से कटे वो ना प्राइम नंबर। ठीक है बाबू, हम आपको क्लियर कर देते हैं प्राइम नंबर। अब देखिए बोल रहे हैं कि 1 और 2 से कटे केवल 2, तो बाबू दोनों का बात सेम है ना। जो 1 और खुद से कटे उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, या जिसके केवल 2 ही फैक्टर है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ पर ये दोनों बात को लोग टैली करके सोचते हैं कि सर जिसके केवल 2 फैक्टर है वो तुम्हारा सही स्टेटमेंट है, और 1 और केवल खुद से कटे वो तुम्हारा सही स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि बताओ 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है? बताओ 1 इज प्राइम नंबर और नॉट? नो सर। बट व्हाई 1 से भी करता है और खुद से भी करता है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? तो ये स्टेटमेंट देखिएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ना तो ये प्राइम नंबर है, ना तो ये कंपोजिट नंबर, ना तो भाज्य संख्या, ना तो अभाज्य संख्या, ये अलग है। जरूरी नहीं कि कुछ में कुछ हो ही। ठीक है, तो यहां पर याद रखना 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि इसके केवल एक ही फैक्टर है। तो वो थ्योरी पर नहीं देखिएगा, समझ गए ना? किस थ्योरी पर आना है हम लोग को कि जिसके केवल 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर है। ठीक है ना? यस सर। यहां पर क्या लिखेंगे? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी 1 एक अभाज्य संख्या है। 1 एक कौन सी संख्या है?
अभाज्य संख्या, यानी एक कोई भाज्य संख्या नहीं है, सॉरी एक एक अभाज्य संख्या, देखो नॉट एक निकल यहाँ पर, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। दूसरी अब बात करें कि सर प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके केवल कितने गुणनखंड है, केवल एक गुणनखंड है, बट होने चाहिए कितने, दो, कम से कम दो गुणनखंड। सर ये एक से भी कर देगा और इसका दो गुणनखंड है, इसका एक हो जाएगा। हाँ, तो केवल एक ही गुणनखंड है, तो ये प्राइम नंबर नहीं, ठीक। अब हम लोग को पूछते कि सर हमको बताइए, अच्छा हम एक चीज और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, नीचे कहा है क्या, नो सर, बढ़िया से नहीं आ रहा सर, ठीक ऊपर में लिखिए, यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर हाँ आपका, सर, ठीक है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, क्या बोलते हैं बाबू, भाज्य संख्या। देखो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय, नहीं, द नंबर व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर, यानी वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहते हैं, यानी द नंबर व्हिच हैज more than two factor, more than two factors, यानी वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या का याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड है उसे क्या कहा जाता है, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे में कोई भी संख्या ले लो, जैसे में ये 4 6 5 नहीं, 5 नहीं, 5 का दो ही गुणनखंड होता है, 8, ये सब संख्या जो क्या है, ये सब संख्या हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब ये सभी चीजें आप लोग को आ गया, अच्छे से चली कर नहीं है, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस पर आएंगे आप लोग को कि इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आप लोग को नंबर का समझ आ जाए कि कौन सा नंबर क्या होता है, ठीक है, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पर ही हम लोग देखेंगे, सारे हम नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं आप लोग को कि सर सबसे छोटी नहीं, सबसे छोटी नहीं करो, एक ही चीज करो ना, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। यदि आपसे पूछे सम अभाज्य संख्या कौन है, बताइएगा कौन है सर। दूसरा सम अभाज्य संख्या, दूसरा प्रथम भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या। फिर आपको पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या। एक सम है, नहीं, एक भाज्य है या अभाज्य, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए ये सभी चीजों को आप गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे मतलब सम अभाज्य संख्या, तो एक ही को सम अभाज्य संख्या होता है, वो है 2। फिर है प्रथम भाज्य संख्या,
भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। यस सर। और सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या भी 2 ही होता है। और एक भाज्य है या अभाज्य, तो एक ना तो भाज्य है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ना ही अभाज्य। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग वास्तविक संख्या का ये चीजें पढ़ी हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सर पहला हम लोग का वास्तविक संख्या क्लास 10th में पढ़ना होता है, ये लिख लीजिएगा फटाक से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कि सर यूक्लिड का भाग प्रमेय। ठीक है, तो अब हम लोग 10th क्लास के एक्चुअली आ गए आप लोग के सिलेबस में, जो कि हम लोग को पढ़ना था वो सब हमारी बेसिक जानकारी थी जो आप लोग को हम बताए थे। ठीक है, तो यूक्लिड का भाग प्रमेय में क्या बोला गया इसको समझिएगा। ठीक है, यूक्लिड का भाग प्रमेय, देखो हम एक चीज यहाँ पर तुम लोग को बताते हैं कि जैसे हम लोग को 5 है, 5 में हम लोग 2 से भागा किए। ठीक है, या चलो यार 5 में हम लोग 3 से भागा किए, मान लो 3 से डिवाइड किए, एक बार में यहाँ पर ही 3 आ गया और बच गया कितना 2। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक और इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल और इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, भाज्य, भाज्य, भागफल, भाजक और शेषफल। यूक्लिड के द्वारा एक सिंपल सा थ्योरम दिया गया कि सर भाज्य, जिससे हम लोग भागा चेक भी किया करते थे कि सर भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और प्लस में होता है शेषफल। ये सबको पता होगा। अक्सर बच्चे 10th क्लास तक आते आते ये तो सीख ही लेते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बट ये वास्तव में दिया गया था किन के द्वारा? ये दिया गया था यूक्लिड के द्वारा। किन के द्वारा दिया गया था? यूक्लिड के द्वारा। इसमें वो एक फार्मूला बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, बोलते हैं चलो मान लो ए कोई नंबर है उसको हम लोग बी से डिवाइड किए। ठीक है, यहाँ ए कोई नंबर है उसको हम लोग बी से डिवाइड किए और यहाँ पर ही बोले कि क्यू बार में लगा। ठीक है, क्यू बार में वो संख्या को भाग किए और हमारा शेष बच गया आर। क्या बच गया? शेष आर बच गया। ये यूक्लिड एक अपना सिद्धांत में इसको एग्जाम्पल ही है, जैसे कि यहाँ पर ये है कि माना कि भाजक बराबर ए हो, भाज्य बराबर बी हो और भागफल बराबर क्यू हो और शेषफल बराबर आर हो। और इसके आधार पर यदि आप लोग यहाँ पर फार्मूला पर रखिएगा तो भाज्य के जगह पर रख दीजिएगा ए और भाजक के जगह पर रख दीजिएगा v और भागफल के जगह पर रख दीजिएगा q इंटू में q और प्लस में r। ये आपका आ गया फार्मूला। और ये एक फार्मूला आ गया जो कहा जाता है किनके द्वारा आया? यूक्लिड के भाग विधि के द्वारा आया। इसको हम लोग एक नाम देते हैं यूक्लिड प्रमेय से बोलो या हम लोग सूत्र से बोलते हैं, प्रमेय से बोलो या यूक्लिड सूत्र से, कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये फार्मूला आ गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यूक्लिड बोले कि हमको इस तरीका से इस चैप्टर में उन्होंने HCF निकालना सिखाया है। क्या निकालना सिखाया है? HCF को जरा डिटेल में हम लोग समझें। इसको हम लोग बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF पहला चैप्टर यही है। आप लोग को यूक्लिड प्रमेय के इस फार्मूला से HCF निकालना है। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय क्या था हम लोग पढ़िए और हम लोग अब HCF के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम क्या होता है इसका? उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं महत्तम। इसका एक और नाम है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक।
ठीक है, महत्तम समावर्तक बोलते हैं, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्ट में SCF। देखो इसका मतलब क्या होता है जो हम लोग समझेंगे पहले। जैसे देखो हमको बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल हम ये देते हैं 12 और 15, 12 और 15 का SCF निकालें, SCF निकालें, 12 और 15 का क्या निकालें, SCF निकालें। ये मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्या होगा 12 और 15 का SCF, ठीक। अब देखो यहाँ क्या करो, सबसे पहले कि 12 का गुणनखंड लिख लो, 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड यानी 12 किस किस से कटेगा भाई, यानी फैक्टर ऑफ 12, ठीक है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा, ठीक है। फिर हम बात करें आपको 15 का गुणनखंड ये लीजिए, गुणनखंड ये लीजिए, यानी 15 का फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 15 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 2 से नहीं ना कटेगा, 1, 3, 5 और 15, ठीक है। यदि हम लोग को बोले कि कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर यानी इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर एगो 1 है और एगो 3 है, ठीक है, 1 है और क्या है 3 है, यानी कॉमन फैक्टर की बात किया तो 1 और 3 हो गया, ठीक। और यदि हमको बोल दिया हायर कॉमन फैक्टर क्या है, हायर कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है भाई, यानी हम लोग जिसको कहते हैं महत्तम, महत्तम समावर्तक कौन है। तो सोचो जरा, सोचो और समझो भी कि सर 1 है बड़ा कि 3 है बड़ा, 3 है, यानी हायर कौन है 3। SCF हम लोग इसी को कहते हैं, तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप हम समझा दिए SCF किसको कहते हैं। तो SCF 2 नंबर, देखो फैक्टर किसको कहते हैं, जो नंबर को डिवाइड कर दे, और 2 या 3 नंबर जिसका भी SCF निकालना हो, वो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन सभी नंबर को विभाजित कर देता है उसे हम लोग उस नंबर का SCF कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है उसको हम लोग उस नंबर का SCF कहते हैं, उस संख्या का SCF कहते हैं। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी नहीं, छोटा तो 1 भी था, बट बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, SCF कहते हैं। SCF आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। देखिए यहां पर ही इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड हम लीजिए, बट गुणनखंड में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, यही ना हमारा SCF हुआ, समझ में आया। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इसको भी काट दे और इसको भी काट दे वो हमारा क्या कहा जाएगा, गुणनखंड कहा जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया। बट इसको तो हम लोग SCF का मतलब समझे और SCF कैसे निकला, बट यही हमको बोला, क्वेश्चन आपको बोलेगा हाँ कि यूक्लिड प्रमेय द्वारा SCF ज्ञात करें, SCF ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन चलो सेम ले लेते हैं हम कुछ समय के लिए। क्वेश्चन है हमारा 12,15, ठीक है, और हमको इसका SCF निकालना है। देखिए इसमें एक बहुत सिंपल स्टेप फॉलो करिएगा कि जो बड़ा हो, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, क्या चाहिए, A बराबर BQ प्लस R, जो बड़ा हो उसको A मानेंगे, जो छोटा हो उसको B मानेंगे। फिर से हम बोल रहे हैं जो बड़ा हो उसको A और जो छोटा हो उसको B। A बराबर कितना हो जाएगा 15 और B बराबर हो जाएगा 12, फिर उल्टा बोल रहा था, A बराबर 15 ना और B बराबर 12, ठीक है। अब यहां पर लिखो यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से क्या भाई,
यूक्लिड प्रमेय से क्या फॉर्मूला था वो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a का वैल्यू है कितना 15, b के जगह पर है 12। अब कहोगे सर q कैसे निकालें सर, तो याद करो कि जब a को b से भागा करते थे तभी ना q आता था। तो a कितना है 15 है और b कितना है 12 है, तो 15 को 12 से भागा कर दो, एक बार में 12 3, यानी सर कितने बार में लगा, एक बार में, यानी q का मान कितना आ गया 1 और r का मान कितना आ गया 3, r का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो यहां पर देखो, अब इसको एक बहुत सिंपल सा स्टेप फॉलो करिएगा आप लोग कि यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है b के जगह पर, उसको ये आना है इस तरफ, बराबर के इस तरफ ये आए, और यहां पर ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसको ये आना है b के जगह पर। यानी देखो इसमें जो b था a के जगह पर आ गया, और इसमें जो रिमाइंडर था यानी लास्ट बचा था यहां पर आ गया। ठीक है, यानी कि अब ये a हो गया, ये क्या हो गया, अब हमको q निकालना है, तो फिर वही काम करो, 12 में भागा कर दो किससे 3 से, तो कितना हो जाएगा 4 3 12। कोई दिक्कत है बोलो, यानी q के जगह पर क्या आ गया 4 आ गया q के जगह पर, और रिमाइंडर के जगह पर क्या आ गया 0 आ गया। तो HCF क्या होगा सर, HCF देखना यहां गौर से, सर जिस समय 0 आया उस समय b क्या था, जिस समय 0 आया, जिस लाइन में 0 आया उस लाइन में b क्या था 3 था, तो HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। या कोई कोई ऐसे भी कोई क्या, हाँ वही बात है। देखिए कोई कोई ऐसे भी बोलते हैं कि सर 0 के ऊपर वाला HCF, तो ठीक है बाबू 0 के ऊपर वाला HCF है कुछ कुछ, अब कोई कोई क्वेश्चन में तुमको 0 के ऊपर कुछ रहबे नहीं करेगा, तो वैसे में याद रखिएगा कि जहां जिस लाइन में 0 है उसके जो शुरू में जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं उसको हम लोग HCF बोलते हैं, 3 बोलते हैं। ठीक है, क्या कि ये वाला ये दोनों सेम ही रहता है। समझ में आ गया बातें। तो देखिए हम लोग अभी तक एक भाग विधि सीखे होंगे बच्चा में HCF का, वो हम आप लोग को नहीं बताए हैं, भाग विधि आप लोग को पता ही होगा कैसे बनता है जो। चलो हम यहाँ पर वो भी विधि को एक बार मेंशन कर देते हैं, छोटा बच्चा वाला, कि सर यदि 15 है और 15 को हम लोग को 12 में करना है तो HCF ऐसे निकालते थे, एक बार में होता था 12 और शेष बचता था 3, फिर इसको ऐसे घेरते थे और फिर 4 बार में लग जाता था 12 और कट जाता था, और जिससे लास्ट में डिवाइड करते थे HCF बराबर 3 आता था, है कि नहीं। तो ये मेथड आपको नहीं बनाना है, क्या कि ये मेथड तो हम लोग बचपन में जिसको हम लोग भाग विधि कहते हैं, और ये तो हम लोग डायरेक्ट समझे कि HCF का मतलब क्या होता है, उसके थ्रू आंसर आ गया। और यहाँ पर यूक्लिड परिमेय इस विधि से कहता है बनाने के लिए। तो अब हम लोग यूक्लिड परिमेय पर, ये दोनों पर नहीं, क्या कि समझा भी दिए भाग विधि बता भी दिए, अब केवल यूक्लिड परिमेय पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करिए जो फटाक से। चलो यूक्लिड परिमेय से हम लोग को HCF निकालना है किसका 252, और सबसे पहले हम लोग को आता है 252। अच्छा रुको इधर ही देखते हैं, जैसे एक पहला क्वेश्चन है 252 और 1540। अब देखो इसका हमको निकालना है HCF। इसमें क्या करिए, बड़ी संख्या को a मान लीजिए, बड़ी संख्या यानी कि 1540 को a मान लेंगे, और छोटी संख्या को b, 252 हो गया। ठीक है, बड़ी संख्या a हो गया, छोटी संख्या b हो गया। अब फार्मूला लगाइए यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से देखें, यूक्लिड प्रमेय से तो क्या हो जाएगा a बराबर वी क्यू प्लस आर, a का मान हो जाएगा 1540 बराबर b का मान हो जाएगा 252। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a का मान हो गया 1540, b का मान हो गया 252। अब हमको निकालना क्या है सर, हमको फाइंड करना है q। तो हम क्या बताए थे कि a को b से भागा करते हैं तो q निकलता है, यानी 1540 को भागा करेंगे किससे 252 से, कितने बार में लगेगा सोचो जरा, 6 बार में लगेगा क्या, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 और 30 1 31 हाथ में 3, 12 3 15। ठीक है ना, यानी कितने बार में लगेगा, ये हो गया 6 बार में लगेगा, और ये 8 बच गया, और ये 3 में से 1 गया 2 बच गया। यानी इसको लिख सकते हैं Q का मान कितना आ गया 6 आ गया, और जो शेष बचता है उसको हम लोग R कहते हैं, यानी R का मान कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। अब इसको क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को यहाँ पर ले आते हैं,
यानी 252 बराबर, ठीक है। और इस वाले टर्म को यहाँ पर ये आते हैं यानी 28, ठीक है। अब ए के जगह पर हो गया 252 और बी के जगह पर हो गया 28, यानी 252 को अब डिवाइड कर देंगे किससे बाबू, 28 से। अब कितने बार में लगेगा सोचो जरा, 9 बार में लगा के देखो, 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 252 ये बोलिए ना कि इसको इस तरफ करियो और इसको यहाँ पर ही करो। अब क्यू का मान हम निकाल रहे हैं, अरे नहीं भाई लिख रहे हैं यार, मान तो निकाल दो। तो ये कितने बार में हो गया, और फिर 9 दूनी 18, 18 7 25, यानी पूरा पूरा डिविजिबल हो गया कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में। और रिमाइंडर इस बार क्या बच गया, 0 बच गया। तो हम बोलिए देखिए 0 के जो जस्ट ऊपर वाला होता है वही HCF होता है, यानी HCF बराबर कितना हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया, ठीक है ना। हाँ 0 के ऊपर वजह बोलो या शुरू वजह बोलो, दोनों सेम रहता है, ठीक है। तो कितना आ गया HCF, 28 हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कुछ नहीं, ये ना कुछ नहीं लिखेंगे, ये हम एरो भी नहीं बनाना है, हम एरो भी आप लोग को समझाने के लिए बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 196। अब देखो क्या है, 196 और एक और हमको दिया हुआ है 38,220, ठीक है। यहाँ पर A किसको मानिएगा, 38,220 को मानिए, और B किसको मानिएगा, V मानिए 196 को, ठीक है। अब यहाँ पर ही करिएगा तो A बराबर फार्मूला फिर वही लिखते हैं, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से देखें तो क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस R। देखो यहाँ पर समझना, A बराबर BQ प्लस R, तो A की जगह पर लिख देंगे 38220, ठीक है। और B के जगह पर लिख देंगे 195, अब सॉरी 196। अब देखो एक चीज यहाँ पर हमको चेक करना है कि सर यदि 38220 को डिवाइड करेंगे 196 से तो कितने बार में लगेगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा 195 बार में लगेगा, ठीक है, 195। तो इसको 195 लिख देंगे और रिमाइंडर के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर के नाम पर क्या बचेगा, 0। अब इसमें जो देखते थे कि 0 के ऊपर वाला, वो 0 के ऊपर देखो, 0 के ऊपर कुछ भी नहीं, यहां भी रहता था 0 के ऊपर कुछ था नहीं था ना। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि शुरू वाला टर्म क्या है, तो 0 के शुरू में क्या है मेरे भाई, 196 है, यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन पूछा तो आप लोग से गलती हो सकता है, कहां पर गलती होगा कि आप लोग आगे पीछे इतना बड़ा जो है ना कैलकुलेशन 195, ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा और आप लोग सॉल्व करते करते कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। तो 365 है, 365 और 12,450, ठीक है। इसमें हम बड़ा को A मानेंगे, यानी A इक्वल टू हो जाएगा 12,450 और B बराबर हो जाएगा 365, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से देखें तो क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा VQ प्लस R, यानी A का मान हो जाएगा 12,450 बराबर B का मान 365 और Q हमको नहीं पता तो इसमें डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। कितना में डिवाइड करते हैं, 12,450 में डिवाइड कर देते हैं हम लोग 365 से, डिवाइड करके देखें कितने बार में लगेगा, 3 बार में देखें, 3 बार में देखें तब 5 या 15 के 5 हाथ में 1 और 6 या 18 1 19 के 9 हाथ में 1 10, यानी एक डिजिट इधर लिखना चाहिए था, 5901, यही है ना। यहाँ पर ही देखेंगे तो 0 में से 0 गया 0 और इसमें से इसको घटा, देखो इसको काहे उतार दी, हाँ ठीक है। 5 में से 5 गया 0 और 14 में से 9 गया, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, खत्म। अब ऊपर से क्या उतरेगा, 0 उतर जाएगा, है ना। अब फिर भागा करते हैं। अब देखो ये नहीं मत करना कि इसको सेंस लिख देना, इसको रिमाइंडर लिख देना, नहीं, अभी भागा करके जो सेंस बचेगा उसी को ना सेंस बोलेंगे भाई। तो यहाँ पर फिर लगाओ भाई, कितने बार में लगेगा, मेरे हिसाब से 4 बार में लगेगा। तो 4 5 20 और हाथ में 2 और 24 और 2
26, हाथ में 2 और 12 2 14, यानी 40 बच गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखिएगा इनटू में हो गया 34 और प्लस में क्या हो गया 40 हो गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा सही है कि कुछ दिक्कत है इसमें, एक बार अगेन चेक कर लीजिएगा सर। कितने बार में 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 6 या 18, 1 19 के 9 हाथ में 1, 3 या 9 1 10, ऐसे तो सही लग रहा है हमको, है ना। अब देखो इसको यहाँ पर ये आते हैं 365 बराबर, इसको यहाँ पर ये आते हैं 40 इंटू, अब 365 में हम किससे भागा देंगे 40 से भागा देंगे। ठीक है, तो 9 बार में लगेगा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। देखो 365 इसको भागा करिए 40 से, तो 9 बार में 9 चौका 36, यहाँ पर ये आ गया 5 बच गया, ये से ये कट गया। ठीक है, यानी कि शेष कितना बच गया, इनटू में हो गया 9 और प्लस में बच गया 5। ठीक है, अब 40 को इधर ये आओ तो 40 बराबर आ गया 5। अब जानते हो कि 40 में 5 से भाग करोगे तो 8 बार में लग जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, यानी कि इसके ऊपर वाला जो टर्म होगा यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्या है हमारा 135 225। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 और 225। ठीक है, 135 225। यहाँ पर देखिएगा a इक्वल टू हमको दिया हुआ है, a इक्वल टू है 225 और v इक्वल टू है 135। ठीक है, a इक्वल टू है 225, v इक्वल टू है 135। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला वही लगाओगे फिर यूक्लिड प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय से लगाओगे तो हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। a के जगह पर लिख दीजिए 225 बराबर b के जगह पर 135। अब 225 को भागा कर दीजिए 135 से, एक बार में 135, यहाँ पर ही 0 9 कट जाएगा, है ना। यहाँ पर ही हो जाएगा 1 प्लस 90, फिर इसको इस तरफ ले आओ 90। अब इसको भागा करोगे एक बार में लगेगा, प्लस में 45 सेंस बच जाएगा। फिर 90 को इस तरफ जाओ तो 45 गुना 2 और सेंस के नाम पर क्या बच जाएगा भाई 0, यानी कि HCF बराबर क्या आ जाएगा, HCF बराबर आ जाएगा 45। तो इस प्रकार से आप ये यूक्लिड प्रमेय से क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, ये कीजिए। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे इसमें, और RS अग्रवाल या NCERT किसी भी बुक से एक्सरसाइज 1 बना लीजिएगा, आप लोग का बन जाएगा, जिसमें कि क्वेश्चन दिए हुए होगा यूक्लिड प्रमेय से HCF निकालें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से HCF निकालता है और उसका कैलकुलेशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो ठीक है।